Hello guys, welcome to Abhyanesh Academy. I am Vedvir and we are studying Human Resource Management. तो guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्शन, प्लेसमेंट और आपका जॉब इवैल्यूएशन ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताना ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में आपके पॉइंट को कंसिडर कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे लिए बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और एग्जाम में परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये शायद कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन। यह कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जॉब एनालिसिस क्या होता है और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। लेकिन पहले हम इनके डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। चलिए, तो बताइए जरा, जॉब एनालिसिस क्या होता है और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। जॉब एनालिसिस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और जॉब इवैल्यूएशन हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि केयरफुल स्टडी करना अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड, कि हम हर जॉब से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। वो क्या था हमारा जॉब एनालिसिस। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या था? जॉब इवैल्यूएशन का मतलब ये था कि भाई हमारी जो जॉब है, जॉब की वर्थ को चेक करना और ये देखना कि हमारी जो जॉब है वो सही तरीके से मतलब हमें पे कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर हम मॉनेटरी टर्म्स के बारे में बात करते हैं, रिलेटिव वर्थ के बारे में बात करते हैं और ये चीज चेक करते हैं कि हमें जो पे किया जा रहा है वो सही पे किया जा या नहीं पे किया जा रहा। वेजिस को लेके कोई कंट्रोवर्सीज तो नहीं है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, एक केयरफुल स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जो जो जॉब से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करेंगे, उसको गैदर करेंगे और गैदर करने के बाद ये चीज देखेंगे कि इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से टास्क, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स उसको चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब आईडी क्या रहेगी, मेथड कौन से यूज करेंगे, टूल कौन से यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसको हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं। जो जॉब एनालिसिस है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है और ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी है। कॉम्प्रिहेंसिव और कंपैरेटिव का मतलब ये है कि इसमें कंपैरेटिव का तो मतलब ये है कि यहाँ पे वेजेस को कंपेयर करते हैं हम दूसरे जॉब से, कि मतलब इस जॉब का जो वेजेस हैं वो दूसरी जॉब के वेजेस के अकॉर्डिंगली सही है, गलत है, कम है, ज़्यादा है। तो वो जो कंट्रोवर्सीज है उसको हम दूर करते हैं। लेकिन जो जॉब एनालिसिस है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब एक ही जॉब से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल में स्टडी करते हैं। मतलब देखते हैं कि इस जॉब का टाइटल क्या होगा, उसको मतलब जो है काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है और ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी होती है। जॉब एनालिसिस जो होता है वो डेवलप करता है प्रेजेंट मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ द डूइंग जॉब, कि मतलब हमारे जो प्रेजेंट मेथड क्या है जॉब को करने के लिए और उसमें टेक्निक्स क्या क्या है हमारी जॉब को करने के लिए। क्योंकि जॉब एनालिसिस के थ्रू ही हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा टास्क, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो जॉब इवेल्यूएशन है उसमें हम ये चीज़ डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो जॉब है उसका फेयर वेजेस क्या है और क्या होना चाहिए, कितना हम पे कर रहे हैं और कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जॉब एनालिसिस को हम क्वेश्चन एयर से, चेकलिस्ट से, इंटरव्यू से, सर्वे से, इससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अपना। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो सिस्टम से, एनालिटिकल सिस्टम और नॉन एनालिटिकल सिस्टम, इससे हम डेटा की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। मतलब आपका जो स्टाफ वगैरह है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन वगैरह लेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। जॉब एनालिसिस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? रिक्रूटमेंट में यूज़ करेंगे, सिलेक्शन में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कंपनसेशन में, यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो जॉब इवेल्यूशन है, जॉब इवेल्यूशन को हम वेजेस सिस्टम और कंपैरेटिव एनालिसिस, इनइक्वालिटीज, मतलब आपकी वेजेस को लेके कोई इनइक्वालिटीज है, वर्क को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके, और उसमें हमारी जो जॉब है, जॉब के वेजेस को लेके कोई इनइक्वालिटीज है, क्लैशेज हैं आपके, ठीक है, डिस्पैरिटी है आपकी है अगर, तो उसको दूर करने के लिए हमें जो वो क्या करेंगे, हम जॉब इवेल्यूशन को तैयार करेंगे। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी जो जॉब है उसकी जो वर्थ है वो सही तरीके से हमारी करी गई है या नहीं करी गई है, या किस तरीके से हमने अपने जॉब को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, जॉब एनालिसिस क्या होता है और
जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। जॉब एनालिसिस का मतलब है कि आपको जॉब से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो और उसके हिसाब से उसको सिलेक्शन, ट्रेनिंग और उसमें रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें आप यूज़ कर सको, ताकि हम एक एम्प्लॉय को ये बता सके कि भैया आपका ये टास्क है, ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटीज़ हैं आपकी और इस तरीके से ये ड्यूटीज़ अपनी कंफर्म करोगे आप। ठीक है। और ऐसे ही आपकी जो जॉब इवैल्यूएशन है, जॉब इवैल्यूएशन के हिसाब से आप अपना ये तैयार करोगे कि हमारी जो फेयर वेजेस है, आपकी जो वर्थ है वो इसमें सही है या नहीं है, या हम जो हमें वेजेस पे किए जा रहे हैं वो सही पे किए जा रहे हैं, या कोई कंट्रोवर्सीज तो नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। कहने का मतलब ये है, ये मॉनेटरी एस्पेक्ट को देखती है, कंपैरिजन उसको देखती है, और यहाँ पर हम बाकी सारे एस्पेक्ट को भी हम देखते हैं। मतलब इसमें खाली ये नहीं है कि मनी मनी ही नहीं देखते हम, वेजेस खाली नहीं देखते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ों में भी हम देखते हैं कि एक पर्सन को हमें कैसे रिक्रूट करना है, कैसे उसकी सिलेक्शन करनी है, कैसे उसकी ट्रेनिंग करनी है, कैसे उसकी डेवलपमेंट करनी है, और उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा, कंपनसेशन उसका कैसे करना है, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। तो रिक्रूटमेंट में सारी चीज़ें बताई जाती है ना आपको कि भाई कौन कौन से पर्सन की किस किस तरीके से कौन कौन सी पोजीशन पे आपकी जॉब्स की वैकेंसीज हैं। ठीक है। उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता दी जाती हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, मतलब आपने थ्रू आउट द ईयर अपनी परफॉर्मेंस दी, आपने उसको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करने के बाद ये डिसाइड करना है, उसको अप्रेज करना है, बताना है कि भैया आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बेकार थी, अप टू द स्टैंडर्ड थी, बिलो स्टैंडर्ड थी, अबव स्टैंडर्ड थी, एक्सीलेंट थी, क्या थी। ठीक है। तो वो उसके हिसाब से आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो आपका करा जाएगा। इसके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन जो वो डिसाइड करेगी, क्या डिसाइड करेगी कि आपको प्रमोट करना है, डिमोट करना है, ट्रेनिंग पे भेजना है, या आपको जॉब से हटाना है। ठीक है। या फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, क्या करना है, तो वो सारा आपका इस पे देखा जाता है। ठीक है। आपकी जो परफॉर्मेंस जो आपने थ्रू आउट द ईयर दी है उसके हिसाब से उसको जो इवेल्युएट किया जाएगा, और ये देखा जाएगा खाली काम काम का ही नहीं, इसमें बाकी चीज़ें भी देखी जाती है कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है बाकी लोगों के साथ में, और किस तरीके से आप जो है वो इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ में। तो ये चीज़ें भी आपकी जो यहाँ पर देखी जाती है। मतलब ये देखा जाता है कि भाई आपका जो इंटरेक्शन है बाकी लोगों के साथ में कैसा है। जैसे जो आजकल बच्चों को जो ग्रेडिंग दी जाती है स्कूल में, वो कैसे दी जाती है? खाली मार्क्स के अकॉर्डिंगली नहीं दी जाती है, उनकी फाइल का वर्क, उनका क्लास बिहेवियर, उनके लिसनिंग स्किल्स, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स, अटरम सटरम, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दी जाती है। लेकिन जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर सिर्फ खाली जो जितना आप पेपर में लिखा होगा उसी चीज़ के मार्क्स आपके मिलते थे। अब तो क्या है कि अब जो है बच्चों की, मतलब इस फाइल के मार्क्स, उस फाइल के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स, दिस और दैट, तो वो कई सारी चीज़ें मतलब आपकी जुड़ जाती है। ऐसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल में खाली मतलब जो है आपको ये नहीं कि आपने टारगेट दिया और आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया, भाई आके आपका बाकी लोगों के साथ में क्या बिहेवियर है। ठीक है। और आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, आप कितने एक्टिव हो, कितने मतलब जो है क्रिएटिव आप हो। ठीक है। आपका जो खर्चा है वो कितना है, तो ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? बेसिकली एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है, किस चीज़ का? परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब आपकी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का एक सिस्टमेटिक इवेल्यूशन है। उसमें क्या देखेगा वो? टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ये देखना कि इस पर्सन में फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या प्रोस्पेक्टिव है और वो किस तरीके से काम को कर सकता है। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की फ्यूचर ग्रोथ एंड प्लानिंग के लिए, और वो कैसे इस काम को कर सकता है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो बेसिकली क्या हो गया? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया, और पीरियोडिक प्रोसेस होता है। सिस्टमेटिक तो है ही है, पीरियोडिक भी है। पीरियोडिक मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो आपकी करनी ही करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जो है एक बार आपने कर दिया तो उसके बाद दोबारा से आपका नंबर ही नहीं आएगा। ये आपका पीरियोडिक रिव्यू होता है, आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपका रिव्यू चलता ही चलता है। ठीक है। इसमें हम मेजर करते हैं किस चीज का? इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस एंड अगेंस्ट द एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। मतलब आपकी जो एबिलिटी है पर्सन की वो क्या है, और आपके जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, उसके हिसाब से आपको मैचअप करना, और ये देखना कि ये जो पर्सन है वो सही तरीके से काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक सब्जेक्टिव
इवेल्यूएशन होता है एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ का, उसकी वीकनेस का, उसकी वर्थ का, कि ऑर्गेनाइजेशन में उसकी फ्यूचर वर्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्यूचर में रखने वाली है या उसको निकालने वाली है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बताएगी और आपकी वीकनेस भी बताएगी और आपको बताएगी कि भैया आपकी क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खासियत हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रमोट करना चाहिए या आपको डिमोट कर देना चाहिए या आपको ट्रेनिंग पे भेज देना चाहिए या आपको ऑर्गेनाइजेशन से निकलना होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि खाली आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया तो आपका काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको टीम वर्क में भी काम करना है, आपको बाकी लोगों के साथ में भी बिहेवियर बना के रखना है। आपको पता चले भाई आप काम तो करते हो लेकिन सबके साथ आपका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, सबके साथ आप लड़ते झगड़ते रहते हो, तो ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए होता। तो ये चीज़ें मतलब आपको थोड़ा सा देखनी पड़ती हैं। तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम परफॉर्मेंस इवेल्यूशन भी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू भी कह सकते हैं और डेवलपमेंट डिस्कशन भी कह सकते हैं या एम्प्लॉय अप्रेजल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऑल्टरनेट नेम होते हैं। इसमें सब में ही मतलब एक कॉमन चीज़ है कि इसमें इवेल्यूशन करना और उसका अप्रेजल करना, मतलब आपने जो परफॉर्मेंस दी है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसको अप्रेज करना, उसको ये देखना कि भाई आपकी जो जॉब है, आपका जो टास्क है, आपका जो रोल है, उसके हिसाब से आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो किस तरीके से थी, क्या वो अप टू मार्क है या नहीं है, तो वो चीज़ मतलब आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक इवेल्यूशन हुआ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, उसके एबिलिटी का और उसके फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि जब भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तब। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सुपरवाइजर मेजर द पे ऑफ द एम्प्लॉय एंड कंपेयर इट टू द टारगेट एंड प्लान्स। मतलब इसमें जो सुपरवाइजर है आपका, जो सुपीरियर पर्सन है, वो बेसिकली क्या करेगा, मतलब ये देखेगा कि आपको जो पे किया जा रहा है और आपके जो टारगेट और प्लान्स हैं वो सही तरीके से डिजाइन करे हैं या नहीं करे हैं। तो वो किससे पता चलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलेगा। इसके साथ साथ सुपरवाइजर एनालाइज द फैक्टर बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब आपकी जो एम्प्लॉय की जो वर्क परफॉर्मेंस है वो कैसी है, अप टू द मार्क है, बियॉन्ड द मार्क है और एक्सीलेंस है, अबव एक्सीलेंस है, और या फिर आपका जो है एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से देख ली जाएगी। इसके साथ साथ मतलब ये देखना कि एम्प्लॉयर आर इन पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉय फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, मतलब ये देखना कि क्या एम्प्लॉयर उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए गाइड कर सकता है, मतलब उसको बताना, उसको मोटिवेट करवाना और उसको कम्युनिकेट करना कि भाई आपकी ये कमियां हैं, इन कमियों पे आप ध्यान दीजिए और आगे फ्यूचर में अपना जो ग्रोथ है उसको आप बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप अपनी डेवलप कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कि भाई कोई भी एम्प्लॉय अगर आपका काम करता है तो वो थ्रू आउट द ईयर जब वो काम करेगा तो वो परफॉर्मेंस भी देगा, जब वो परफॉर्मेंस देगा तो उसके हिसाब से आपको टास्क भी करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप काम करोगे परफॉर्मेंस आएगी तो परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा, उसको जो वो इवेल्युएट किया जाएगा। जब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा तो आपकी कमियां भी निकलेंगी, ठीक है, और आपकी खूबियां भी निकलेंगी कि भाई क्या क्या वीकनेस है आपकी, क्या क्या आपकी जो वो स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ पे आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आ जाती हैं, तो उसके हिसाब से हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम क्यों करते हैं, देखो, एक तो टू मेंटेन रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस टू द डिटर्मिनेशन कंपनसेशन पैकेज, यानी आपका जो वेजिस कंपनसेशन वगैरह है उसको लेके वेजिस स्ट्रक्चर, सैलरी अप्रेजल करनी है या नहीं करनी है। भैया जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं दोगे तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कहाँ से होगी, आप परफॉर्मेंस दोगे तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। आपका वेज स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें घटानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बढ़ानी चाहिए, तो वो चीज़ें कंपनसेशन पैकेज आपका क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय टू प्लेस द राइट मैन ऑन द राइट जॉब, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो इस चीज को बताने का जो काम होता है वो किसका होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का होता है, ताकि आपको भी पता चले कि भाई आपकी कमियां क्या हैं। ठीक है, जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे, जब आप अपनी वीकनेस को देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। इसके साथ साथ मेंटेन एंड असेस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन द पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
मतलब एक पर्सन में क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज है, वो पर्सन कितनी ग्रोथ कर सकता है और कितनी डेवलपमेंट वो कर सकता है, तो उसके पोटेंशियल को असेस करना। क्योंकि आप 1 साल की परफॉर्मेंस को, 2 साल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लोगे, इवेल्युएट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा ये पर्सन फ्यूचर में कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो चांसेस है वो आपके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि भाई हम किस तरीके से इसको काम को करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड द रिलेटेड स्टेटस। आपका आज की डेट में क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपका क्या फीडबैक है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको डिस्कस करेगी। ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में क्या सोचती है, आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो उसके बारे में आपका जो वो डिस्कशन किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को बताया जाएगा और ये चीज़ें भी डिस्कस करी जाएंगी कि भाई आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप करोगे। ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम के लिए आप सस्टेन कर सकते हो और कैसे आप अपनी जो ग्रोथ और पॉसिबिलिटी है उसको आप रखोगे। आपको फीडबैक दिया जाएगा, प्रॉपर फीडबैक, कि मतलब आपने थ्रू आउट द ईयर क्या टास्क किए, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने फुलफिल करी, तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। देखिए, इसके साथ साथ मतलब एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग और उसके रिलेटेड स्टेटस के रिगार्डिंग आपका जो है फीडबैक देना, ये सेम पॉइंट है। टू सर्व एज द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग हैबिट्स ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब उसको ये बताना है कि भाई उसकी क्या क्या कमियां हैं, उसके क्या क्या हैबिट्स हैं जो उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। क्योंकि उसमें कमियां भी बताई जाएंगी, आपको ये भी बताया जाएगा कि भैया इस मतलब जो है आपके जो टारगेट अचीव नहीं हुए उसके पीछे ये रीज़न है, ये चीज़ें हैं। तो वो सारा मतलब डेटा आपका कलेक्ट किया जाता है और डेटा कलेक्ट करने के बाद ही आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही पूछा जाए, वो बाकी लोगों से भी पूछ सकता है। आपका डेटा तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रहा है वहाँ पे, तो आपसे तो क्या ही पूछना। ठीक है। तो इसलिए आपका डेटा तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब रिकॉर्डेड है, तो इसलिए ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशन एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब आपको जो है वो ट्रेनिंग पे भेजना है या आगे फर्दर डेवलपमेंट पे भेजना है आपको, या आपको ऑर्गेनाइजेशन से हटाना है, तो वो भी यहीं पर आपका डिसाइड हो जाएगा। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल में ही आपका डिसाइड हो जाता है कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहती है या हटाना चाहती है या आगे फर्दर और कोई डिसीजन वो लेना चाहती है। तो उसमें ही वो डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है, मतलब डिसाइड कर लेती है कि भाई आगे अब आपको क्या करना है। ठीक है। तो यहीं पर ये जो डिसीजन है वो आपके हो जाते हैं। एडवांटेज क्या रहते हैं इसमें? प्रमोशन मतलब आपको मिल जाएगा, अगर ठीक है भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको प्रमोशन जो वो मिल जाएगा। मतलब जो अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी रहती है तो उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस रहते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि आप सब लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको जो वो आगे नेक्स्ट पोजीशन दे दी जाएगी। ठीक है। कंपनसेशन, कंपनसेशन इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये डिसाइड कर ले कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी सैलरी में कुछ आपको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। मतलब ठीक है भाई आपकी सैलरी इतनी थी, पहले इतनी थी, अब आपकी इतनी हो जाएगी, उसके हिसाब से ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, तो वो कंपनसेशन आपका इंक्रीमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, उसके स्किल्स वगैरह पे काम किया जाता है, उसके डेवलपमेंट पे काम किया जाता है और उसको ये भी बताया जाता है कि भाई ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है, आपको अपनी वीकनेस दूर करनी है। आपको आपकी कमियां बताई जाएंगी, प्रॉपर फीडबैक आपको दिया जाएगा। ठीक है। ताकि आपको ये भी तो पता चले कि भाई आपकी कमियां क्या हैं, तो वो कमियों से फीडबैक आपको दिया जाता है। सिलेक्शन वैलिडेशन, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब आपका जो आपने जो सिलेक्शन किया था, वो सिलेक्शन जो किया था वो कितना वैलिडेट सिलेक्शन किया था, कितना सही सिलेक्शन किया था और कितना गलत सिलेक्शन किया था। अब देखो, अगर आपने सिलेक्शन सही किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपका प्लस पॉइंट आने चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपकी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। अगर आपने कोई भी पर्सन कहीं पर भी सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो आपने गलत पर्सन को गलत गलत जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। तो वो भी आपके यहाँ पर दिक्कत होती है। अब जैसे मान लो आपको किसी और प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी वहाँ पे। ठीक है। अब मान लो आप कॉमर्स के पर्सन हो, आपको जो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए बोल दिया, आपको मास कॉम पढ़ाने के लिए बोल दिया, तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी, वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रहेगा आपका, तो तो वो चीज़ आपकी दिक्कत रहती है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? आप जो है मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को कांटेक्ट करती है, उनको बोलती है कि भैया आपका जो टू वे कम्युनिकेशन है वो आपका रहेगा, कि ठीक है भाई आपको आपके फीडबैक बताएगा और आपको जो जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे।
ठीक है। इसमें आपको प्रमोशन करा जा रहा है आपका, तो वो भी आपको समझा दिया जाएगा। आपको डिमोशन करा जा रहा है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि यू आर नॉट एबल और एडजस्टमेंट, योर एडजस्टमेंट इज नॉट अप टू दिस मार्क। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जो ये चीज़ें आपकी नहीं है, तो इसलिए आपको कम्युनिकेट करके जो सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, क्योंकि जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा ये चीज़ आपकी प्रॉब्लमेटिक आपकी रहेंगी। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल से मोटिवेशन मिलता है कैसे? हाँ, मतलब आपको चांसेस मिल जाएंगे कि भाई आपको ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के चांसेस मिल जाएंगे कि फ्यूचर में आपके क्या क्या ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के चांसेस हैं, कि भाई कैसे कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को ग्रो कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कि भाई कैसे कैसे आपकी जो ग्रोथ है उसकी पॉसिबिलिटीज आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि भाई आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके से रहने वाली है और कैसे आप उसमें इंक्रीमेंट करने वाले हो। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है भाई आपको प्रमोशन मिली, अब हो सकता है कि इस बार प्रमोशन आपको कम मिली, तो आपको मोटिवेशन ये मिलेगा कि भाई अगली बार आप नेक्स्ट अच्छे से काम करोगे, परफॉर्मेंस अच्छी दोगे, तो आपको जो प्रमोशन है वो बेटर मिलेगी। आप इंक्रीमेंट आपका ज़्यादा होगा। इस बार आपका इंक्रीमेंट कम हुआ है, अगली बार आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आपका और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी। तो मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल इन सब चीज़ों के लिए हमारा जरूरी था। प्रमोशन मिलेगी आपको, कंपनसेशन इंक्रीमेंट होगा, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, उसको आपको प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पता चलेंगे, आपको स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में पता चलेगा आपको। और सिलेक्शन का वैलिडेशन, मतलब आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि भाई आपने जो सिलेक्शन किया है वो कितना सही किया है या कितना गलत किया है, तो वो चीज़ें यहाँ से पता चल जाएगी। बेटर कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, आपकी जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो भी आपका लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, तो वो चीज़ आप इसमें दूर कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप मोटिवेशन भी इसमें कर सकते हो कि भाई कोई भी पर्सन है उसका मोटिवेशन, आप उसको आप मोटिवेट कर सकते हो आप आगे प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रोसेस क्या रहेगा इसका ये देख लेते हैं एक बार। स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विद द एम्प्लॉय। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं वो आप स्टैब्लिश कर लोगे एम्प्लॉय के साथ में। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअली सेट गोल, स्टैंडर्ड के हिसाब से आप गोल बना दोगे। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड बना दिया, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने गोल बना दिए, वो आपसे डिस्कस करने के बाद ही बनाया जाएगा। आपसे डिस्कशन किया जाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा भैया ये गोल है, ये टारगेट है आपका, ये आपको अचीव करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। आपने परफॉर्मेंस दी, आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद जो आपके स्टैंडर्ड बनाए थे उसके हिसाब से कंपेयर किया जाएगा। जो आपके स्टैंडर्ड बनाए थे उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या किया जाएगा, उनको कंपेयर किया जाएगा। मतलब कि आपने वो स्टैंडर्ड अचीव करे या नहीं करे, या उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब आपके जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसको डिस्कस किया जाएगा। भाई इंप्लॉय के साथ में डिस्कस किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आपकी है और इस तरीके से आपको जो वो काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जो वो इंप्लॉय के साथ में डिस्कस कर ली जाएंगी कि भैया ये मतलब आपकी प्रॉब्लम है और ये चीज़ें आपकी इसमें हैं और इस तरीके से आपको काम करना है। इसके साथ साथ इफ़ नेसेसरी इनिशिएट द करेक्टिव एक्शन। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है या कोई चीज़ आपको जो समझाने की ज़रूरत है, तो वो आपको समझा दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि भाई किस तरीके से करेक्टिव एक्शन आपको लेना है। आपकी परफॉर्मेंस कम आई है, ज़्यादा आई है, क्यों मतलब कम है, क्या रीज़न है आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको समझा दी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल ये आपका हो जाता है। सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना लिया, स्टैंडर्ड के हिसाब से गोल बना लिए, गोल के हिसाब से परफॉर्मेंस हुई, आपके परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, उनको परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन कर लिया, एम्प्लॉय के साथ डिस्कस कर लिया, और डिस्कस करने के बाद आपका जो करेक्टिव एक्शंस अगर कोई है तो वो आप यहाँ पर बता दोगे। नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है और कुछ हमारे मॉडर्न मेथड है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स में देखिए रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स चॉइस, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, ग्राफिकल स्केल, एसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, ये 10-11 मेथड है और यहाँ पर आपके 5 मेथड आपके जो है वो मॉडर्न मेथड्स में। इसमें से कम ही मेथड यूज करे जाते हैं, ज़्यादातर मेथड जो यूज करे जाते हैं वो यही मेथड यूज करे जाते हैं। ठीक है, इसमें एमबीओ सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बार्स, इसको बार्स भी बोल देते हैं, एक बार इसकी फुल फॉर्म आई थी, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। उसके बाद 360 डिग्री अप्रेजल, असेसमेंट सेंटर और कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड।
ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। देखो इसमें से कई सारे मेथड, जैसे रैंकिंग मेथड हमने पढ़ा, ग्रेडिंग मेथड हमने पढ़ा, और पेयर्ड कंपैरिजन भी हमने मतलब वो करा। तो ये कुछ मेथड उससे मिलते जुलते मेथड हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेथड हमारे इसमें आते हैं। कई बार जब इनको सिंपल सा मेथड देना होता, तो जब सिंपल क्वेश्चन देना होता तो वो ये पूछ लेते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड कौन सा और कौन सा इसमें से मॉडर्न मेथड है आपका। ठीक है, या कई बार वो क्या करता है कि कई बार जैसे मैंने आपको बताया था ना, अब जैसे मान लो उसने बार्स दे दिया, ठीक है, और एक जगह मैचिंग में आपका ऑप्शन दिया है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपका उसने दिया फैक्टर कंपैरिजन, फैक्टर कंपैरिजन, और उसमें आपको दिया है जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, और यहां पर एक जगह दे दिया आपका ऑब्जर्वेशन, और यहां पर दे दिया आपका जॉब एनालिसिस, और ऐसे ही मान लो आपको दे दिया जॉब जो है वर्क सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पर दे दिया जॉब डिज़ाइन। आपको जो है मैचिंग करने के लिए बोल दिया कि भैया इनमें मैचिंग करो कि कौन सा मैचिंग जो किसके साथ में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ें आपको दे सकता हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा मेथड किसका है। ठीक है, कि कौन सा मेथड, जैसे बार्स है, 360 डिग्री अप्रेजल है, असेसमेंट सेंटर है, ये सब आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है, कौन सा इसका मेथड नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम रैंकिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वही रैंकिंग मेथड यहाँ पर है। रैंकिंग मेथड में आपका क्या होता है कि जितने भी आपके जॉब हैं, जितने भी मेथड्स हैं आपके, सबको आप जो वो एडजस्टमेंट आप करो, सबको आप एक सिस्टमेटिक वे में जो है, ये सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट सिस्टमेटिक वे होता है अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने का। जितने भी आपकी जॉब हैं सबको आप उसमें देखो, और उसके बाद उसको रैंक कर दो कि सबसे नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पे ये है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आपने नंबर 1 दे दिया, जो उससे कम वाला है उसको नंबर 2 दे दिया, उसको कम वाला है उसको नंबर 3, 4, 5, ऐसे करके मतलब आपने उनको रैंकिंग दे दिया। ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? रैंकिंग मेथड। तो यहाँ पर जो सबसे जो लास्ट में आएगा, जैसे मतलब सबसे हाईएस्ट वाले को 1 दिया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 5। जैसे मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में मतलब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपने रैंकिंग कर दी। आपने उनको बता दिया कि भाई कौन सा पर्सन किस उस पे रैंक पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन का मतलब है कि जैसे मतलब आप पेयर ग्रुप के साथ में आप कंपैरिजन करोगे, मतलब जो जैसे मान लो एक पर्सन जो है वो आप 1-on-1 बेसिस भी आप कर सकते हो। जैसे ए का कंपैरिजन बी के साथ कर दिया, बी का सी के साथ में, सी का डी के साथ में, या इस तरीके से मतलब पेयर में आप कंपैरिजन करते हो। मतलब इन दोनों में से जैसे राम और श्याम में से बेटर कौन है, तो इस तरीके से मतलब 2 लोगों का या 3 लोगों का या 4 लोगों का, इसमें से मतलब आप 5 लोगों का या 6 लोगों का आप ग्रुप्स मतलब वो कर देते हो, और उसके हिसाब से मतलब जो है एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को आप दूसरे एम्प्लॉय के साथ में आप कंपैरिजन करते हो, फिर आप बताते हो कि जो है इनमें से कौन सा जो पर्सन है वो आपका बेटर है और कौन सा आपका लीस्ट है। ठीक है, तो जैसे ए का बी के साथ कर लिया, फिर बी का सी के साथ कर लिया, फिर सी का डी के साथ कर लिया, डी का ई के साथ कर लिया, तो ऐसे करके एक दूसरे के साथ में आप कंपैरिजन करते हो, और कंपैरिजन करने के बाद मतलब आप बताते हो कि भाई किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें अब जैसे देखो हो सकता है कि जैसे ए और बी की कंपैरिजन में मतलब जो ए जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, बी और सी की कंपैरिजन में बी जो है वो ज़्यादा अच्छा है सी के कंपैरिजन में, या सी अच्छा है बी की कंपैरिजन में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिचुएशन में आप जैसे मान लो आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ में कंपेयर करा है, तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। आपको जब किसी थर्ड पर्सन के साथ में कंपेयर करा है तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर है उस पर्सन के कंपैरिजन में। तो ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी इसमें एक दूसरे के साथ में कंपेरिजन करोगे तो आपकी जो रैंकिंग है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है आपका ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड सेम आपका वही है जो मैंने ग्रेडिंग मेथड आपको बताया था। ग्रेड्स आपको दे दिए, ग्रेड्स के हिसाब से आप कंपेयर करते हो। मतलब आपका जैसे मतलब एक लिमिट्स आपको दे दी जाती है, एक ग्रेड के डिफाइन कर दिया जाता है कि जैसे मान लो आपका 90 to 100,
इसमें सब आपके जो है वो गधे घोड़े सब बराबर हो गए, वो सब ए कैटेगरी में आ गए। ठीक है, उसके बाद 85 से लेके मतलब जो है 90 तक वो आपका मान लो बी प्लस आपको दे दिया। तो इससे क्या है, मतलब इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिसकी ग्रेड ए आई है तो इसका मतलब वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, बी प्लस है तो इसका मतलब उससे थोड़ा सा कम है, और बी है तो उससे कम, या इस तरीके से मतलब हमने अलग अलग ग्रेड के हमने नाम दे दिए। ठीक है, तो वो ग्रेडिंग हमने कर दी। अच्छा, ग्रेड से किसको एडवांटेज हुआ, किसको डिसएडवांटेज हुआ? जो ज़्यादा नंबर वाले जो स्टूडेंट थे ना उनको डिसएडवांटेज हुआ, मतलब उनके नीचे वाले भी उनके बराबर में आ गए। अब ये देखो 90, मतलब जैसे यहाँ से 91 से आ जाएंगे पीपल, और आपके 100 तक मतलब सारे मार्क्स आपके इसी में आएंगे। अब सोचो जिसके 91 है उसका भी ग्रेड वही है, और जिसके 100 है उसका भी ग्रेड वही है, तो इसमें ये डिफरेंस आपका मतलब जो है वो रहेगा। अच्छा, इसमें मान लो जो बाउंड्री लाइन पे होते हैं उनका अगर एक नंबर फालतू होता तो उनका ग्रेड बदल जाता। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर आपका 89 तक यहाँ पर आएंगे, और 90 वाला वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आपका ग्रेड 90 हुआ तो आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, और अगर आपके 89 रहे तो आप मतलब हल्के से एक मार्क्स से इधर या एक मार्क्स के उधर, तो आपका जो ग्रेड है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपका जो है वो इसमें से एम्प्लॉय का आप सिलेक्शन करते हो। नेक्स्ट आता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? देखो, यहां पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको फोर्स किया जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे तो आपको जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है 10 20 40 20 10, मतलब इस तरीके से, मतलब 10% इसमें से होना चाहिए, 20% इसमें से, 40% इसमें से, 20% इसमें से, 10% इसमें से। तो आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, अब आपको उसी रेंज में रह के आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है। इसलिए ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फोर्स किया जा रहा है आपको डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको पहले से ही चीजें डिटरमाइन कर दी हैं कि भैया इसमें से इतने, इसमें से इतने, इसमें से इतने, और इसमें से इतने, मतलब आपको उसी रेंज में जो वो आपको रहना है। यहां पर रेटिंग द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जॉब परफॉर्मेंस एंड द प्रमोशन एबिलिटी। इससे मतलब जो है चीज़ें, मतलब जो है आपको फिक्स कर दी जाती है कि भाई 10% इसमें से, 20% इसमें से, 40% इसमें से, 20% इसमें से, 10% इसमें से, मतलब टोटल जो हम लेंगे वो इस हिसाब से लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट आता है फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड का मतलब है कि यहाँ पर ना आप कोई ग्रेडिंग और इस तरीके से चीज़ें आप नहीं देते हो, लेकिन आपको अपनी भावनाएं स्टेटमेंट में बतानी पड़ती हैं। मतलब आप की परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसी है, ठीक है, वो आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी है या बेकार है। इसमें फोर्स क्या है? फोर्स ये है कि आप इसमें नंबर नहीं दे सकते हो, आप स्टेटमेंट के जरिए बताओगे कि आप सामने वाले की परफॉर्मेंस से खुश हो या नहीं हो। जैसे मतलब यहां पे कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट लिख दी जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके बारे में अच्छा बोला जा रहा है या बेकार बोला जा रहा है। जैसे गिव गुड एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब जैसे मान लो मैंने ये फील किया कि भाई आप जो है दूसरे पर्सन को एक बेटर और एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आप देते हो, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैन बी डिपेंडेंट अपॉन द कंप्लीट एनी जॉब असाइंड, मतलब आप जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हो, जो जॉब आपको असाइन करी जाती है उसको आप कंप्लीट करके ही मानते हो। तो ये क्या है? आपके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहां पर देखो फोर्स क्या है, अब आपको ये चीजें एक्सप्रेस करनी है कि आप सामने वाले को स्टेटमेंट में कैसे समझाओगे, क्या आप बताओगे। जैसे कभी कभी ना आपकी रिजल्ट में आपका लिखा होता है कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यू कैन परफॉर्म मोर बेटर, और इससे आप नेक्स्ट टाइम जो वो आप अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अभी और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई नेगेटिव चीजें हैं आपकी, अगर मान लो नेगेटिव स्टेटमेंट कोई लिख के चला गया, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या लिखेगा? मेक प्रोमिस बियॉन्ड हिज लिमिट
टू कीप दिस, मतलब आपने कोई प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं इस डेडलाइन तक अपना जो असाइनमेंट है, अपना जो टारगेट है वो सबमिट कर दूंगा, और वो टारगेट आपने कंप्लीट नहीं किया, तो उसने एक स्टेटमेंट लिख दी कि मेक प्रोमिस बियॉन्ड हिज लिमिट टू कीप दिस, यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, ओवर स्पोकन पर्सन, बहुत बड़बड़ बड़बड़ करते हो, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आपको जो वो ध्यान रखनी है। तो इससे क्या है, आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना, इनसे आप समझ जाओगे कि कोई सामने वाला पर्सन आपके बारे में अच्छा लिख रहा है, बेकार लिख रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसमें यहां पर अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। इंक्लाइन टू द फेवर ऑफ सम एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या है, आप कुछ एम्प्लॉय को फेवर करते हो और बाकियों को आप नहीं करते हो, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, यहां पर जो चीजें हैं वो उसके हिसाब से रहेंगी, मतलब आपको फोर्सफुली किया जाएगा कि आप अपने जो ओपिनियंस हैं वो क्या करो, एक्सप्रेस करो स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो इससे मतलब जो है आप ये चीज मतलब जो है इसको कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड जो सबसे आसान मेथड होता है, यस नो में आंसर देना होता है आपको, यस और नो, यस और नो, मतलब एक चेकलिस्ट तैयार आपका कर दिया जाता है, एक क्वेश्चंस आपको बना दिए जाते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से यस और नो पे टिक करना होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम फिल करते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हम फिल करते हैं, तो उसमें यस और नो पे लिखा होता है, इज रेगुलर टू योर जॉब, यस और नो, अगर यस हो तो यस और नो हो तो नो, आप अपनी जॉब पे रेगुलर रहते हो, यस और नो। डज मेंटेन डिसिप्लिन वेल, डिसिप्लिन बना के रखते हो, यस और नो, अगर बना के रखते हो तो यस, अगर नहीं बना के रखते तो नो। ऐसे डज शो कंसिडरेशन बिहेवियर टू ऑल स्टूडेंट, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो कंसिडरेबल है बाकी स्टूडेंट के लिए, और नहीं तो यस और नो, ठीक है। इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग जॉब, मतलब आप टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो आप यस और नो में लगाओगे। डज एवर मेक एनी मिस्टेक, आपने कभी मिस्टेक करी, मतलब उस टाइम पीरियड में जिस टाइम का आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उसमें आपने मिस्टेक करी या नहीं करी। डज शो फेवरेटिज्म टू एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये बोल दिया जाता है कि भाई ये टीचर उसको ही ज़्यादा फेवर करते हैं, या कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर करते हैं बाकियों को नहीं करते हैं, या बायसनेस काइंड ऑफ, मतलब इज द टीचर इज बायसनेस और नो, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी आती है। इज विलिंग टू हेल्प द कोलीग्स, आपके जो कोलीग्स हैं उनकी आप हेल्प करते हो या नहीं करते हो। ऐसे ही मतलब अलग अलग जॉब के लिए मतलब एक चेकलिस्ट तैयार करी जाती है, उसमें यस नो आपको भरने होते हैं। जो यस है वो यस, जो नो है वो नो। आर यू मैरिड, यस और नो, अगर यस हो तो यस वाले पे भरोगे और नो हो तो नो वाले पे टिक कर दोगे। आर यू इंडियन और नॉट, तो वो आपके उसके हिसाब से चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड क्या बताएगा आपका, मतलब आपको एक इंसिडेंस दे दिया जाएगा और उस इंसिडेंस के हिसाब से मतलब आपका जो ये चीज चेक करी जाएगी उस इंसिडेंस के हिसाब से, या कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स आपके देखे जाएंगे और आपके उसमें आपकी परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हम ये मान लेंगे कि भाई थ्रू आउट द ईयर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर आपका उसमें परफॉर्मेंस सही नहीं है क्रिटिकल इंसिडेंट्स में, तो उसके हिसाब से मतलब आपके मान लिया जाएगा भाई आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सही नहीं है, ठीक है। तो उसमें मतलब जो है आपके देयर आर जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें देखी जाती हैं, मतलब कुछ ऐसा मैनर आपके नोट किए जाते हैं कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स में कि अगर ऐसा हुआ या ये चीजें हुई, क्रिटिकल मैनर आपके देखे जाते हैं कि भाई आपके जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। कि एक चेकलिस्ट तैयार किया जाता है एक इंसिडेंट्स में कि टीम वर्क में आप कैसे काम करते हो, और उसमें बिहेवियर जो था आपका गुड था बैड था, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप जो है वो अपना तैयार किया जाता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है जिसको हम लीनियर रेटिंग स्केल भी कह देते हैं। लीनियर रेटिंग स्केल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं और उसको फिर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा परफॉर्मेंस फैक्टर्स है, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क, इज एक्यूरेसी स्किल्ड और कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क, कॉन्स्टेंटली अनसेटिस्फाइड, occasionally unsatisfied, constantly satisfied, और sometimes unsatisfied, sometimes satisfied, और consciously superior। मतलब ठीक है भाई, कई बार आपका जो परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, जैसे एक्सीलेंट, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, तो इस तरीके से मतलब आपने यहाँ पे फैक्टर्स देखे, उसके हिसाब से आपने देखा कि भाई सेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फाइड है, या ओकेजनली है, या यूजुअली आपकी होती है, मतलब यूजुअली आप लेट होते हो या कभी कभी आप लेट होते हो, तो उसके हिसाब से आपकी जो परफॉर्मेंस है ये चीजें आपकी कंपेयर कर ली, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर देख लेते हो
कि भाई आपकी परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इसको देख लिया। फिर उसके बाद आपने इसको क्या करा, इसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट है आपका ऐसे मेथड। ऐसे मेथड क्या होता है, हाँ, आपके ऊपर एक छोटा छोटा मतलब जो है पैराग्राफ आपका लिख दिया जाता है। मतलब आपको मतलब जो आपका इमीडिएट बॉस जो है वो आपके बारे में मतलब आपकी खासियत और वो चीज़ें आपको लिख देता है। ठीक है, तो इसमें मतलब आपका जो सबसे सिंपलेस्ट मतलब आपका रहता है, उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, आपकी डिस्क्रिप्शंस लिखी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखा जाएगा, आपकी वीकनेस के बारे में लिखा जाएगा, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है और आपका पोटेंशियल कैसा है, और आपकी सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपके इसमें आ जाती हैं। तो इसमें जो है ये चीज़ें मतलब आपके बारे में बता दी जाती है। मतलब एक पूरा पैराग्राफ आपका लिख दिया जाता है कि भाई आपको ये बोला जाता है ना कि डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ दिस, तो आप उसके बारे में आपके जो भी भड़ास होगी वो आप अपनी यहाँ पे उतार दोगे। मतलब क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा है, बेकार है, क्या चीज़ है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर बता दोगे। ठीक है, एक होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है। आपको पता ही नहीं होता कि कब आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गई। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंशियली एक रिपोर्ट जो वो आपकी तैयार होती है और वो तैयार होकर ऊपर वाला पर्सन जो वो आपको उस पर भेज देता है। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें आपकी रहती हैं। तो इसमें आपका जो सुपीरियर जो पर्सन है वो आपकी रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करके आपको भेज देता है। उसमें किसी को पता नहीं चलता है कि कब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, कब आपकी रिपोर्ट तैयार हुई और कब आपकी चली गई। ठीक है, जैसे अक्सर क्या होता है कि जनरली जब हमें पता चल रहा था ना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल वीक चल रहा है, तो हम उस टाइम पे बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे हम अच्छा अच्छा काम करते हैं ताकि लोगों की हम पे नज़र पड़े और उसके हिसाब से हम अपना चीज़ों को करें। अदरवाइज जो बाकी टाइम पे फिर हम लोग का इतना ध्यान नहीं रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे मेथड, ठीक है भाई पुराने मेथड्स में कुछ कमियां थी, कुछ खास बात थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब जो है हमारे और नए मेथड हमारे डेवलप हुए और उसमें ये चीज़ें समझाई गई। सबसे पहले हमारा आया एमबीओ। एमबीओ जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमबीओ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अपना दिया था। क्या बताया था इन्होंने, पीटर एफ ड्रकर ने ये बताया था कि भाई आप एक काम करो, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल का ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव सेट करो किसका, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हिसाब से ग्रुप लेवल का ऑब्जेक्टिव सेट करो और ग्रुप लेवल के हिसाब से आप इंडिविजुअल लेवल का ऑब्जेक्टिव सेट करो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो टारगेट है वो अपना सेट करो और आप देखो कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है आपका, तो वो काम करेगा तो वो किस तरीके से आपका काम करेगा। अगर एक इंडिविजुअल का टारगेट अचीव होता है तो आपको ग्रुप के लिए काम करना है, ग्रुप का टारगेट अचीव होगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। मतलब सबका जो गोल एंड डायरेक्शन जो है वो एक ही वे में आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसे होगी, इनके जो टारगेट सेट किए जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली करे जाएंगे और इंडिविजुअल के जो टारगेट किए जाएंगे वो ग्रुप के अकॉर्डिंगली करे जाएंगे। इंडिविजुअल का टारगेट अचीव हुआ, आपको ग्रुप के लिए काम करना है, ग्रुप का टारगेट अचीव हुआ, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करोगे, इंडिविजुअल के होते साथ ही आपको टीम का भी अप्रेजल होता है। टीम का अप्रेजल होने के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस टीम या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, तो वहां पर आपको वो चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें आपको बतानी है। तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड में सबसे पहला जो मेथड आता है हमारा एमपीओ आता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल। बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल का मतलब होता है कि सारे एम्प्लॉय का बिहेवियर आप नोट डाउन करो। मतलब आप देखो कि भाई किस किस का बिहेवियर किस तरीके से है, परफॉर्मेंस उसका, ऑब्जेक्टिव और टारगेट उसमें किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब आप जो है अपना एक जो है एक रेटिंग स्केल्स आप बनाओ और उस स्केल को आप जो है सबका बिहेवियर देखो और बिहेवियर को उसके एक स्केल के हिसाब से उसको पुट कर दो। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस है तो उसको 1 उसको रैंक कर दो, पुअर परफॉर्मेंस है तो उसको आप 2 रैंक करो। ठीक है, ऐसे पुअर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, पुअर परफॉर्मेंस का मतलब है कि इन ऑर्डर टू टेक द ब्रेक, और उसमें इसको भी डिफाइन किया गया कि पुअर परफॉर्मेंस आप किसको बोलोगे। एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस है मतलब बिल्कुल ही आप परफॉर्मेंस नहीं दी आपने, या आपका जो बिहेवियर है बिल्कुल एक्सट्रीमली पुअर है, तो वो आपका
निकम्मा, नालायक। ठीक है, फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर की, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेता है, तो वो पुअर। ठीक है, स्लाइटली गुड परफॉर्मेंस, नीदर गुड और नॉर बैड। ठीक है, स्लाइटली पुअर, और इस तरीके से मतलब आपकी गुड परफॉर्मेंस, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस, ऐसे करके आपको जो रैंक दे दिया, और उसके हिसाब से आपका जो बिहेवियर है वो कौन से रैंक पे आएगा। अब आपके बिहेवियर को रैंक किया जाएगा। मान लो आपके बिहेवियर को रैंक मिला 5, तो आप इस रेटिंग स्केल में देखोगे 5 का मतलब क्या है। 5 का मतलब है स्लाइटली पुअर परफॉर्मेंस या स्लाइटली गुड परफॉर्मेंस। तो उसके हिसाब से आपको जो रैंक मिला है, उसके हिसाब से आप यहां पर देखोगे कि आपका जो रैंक है वो क्या है। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको रैंक कर दिया जाएगा। इसलिए इसको बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल बोलते हैं। आपके बिहेवियर को एक रेटिंग स्केल पे मेजर किया जाएगा कि इस रेटिंग स्केल के हिसाब से आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है। आपका बिहेवियर अप टू मार्क है, बियॉन्ड मतलब जो है एक्सीलेंट है, पुअर है, और बिल्कुल मतलब एक्सट्रीमली पुअर है, या मतलब किस तरीके का एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, या किस तरीके का है, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट सेंटर। अब ये असेसमेंट सेंटर क्या होते हैं? देखो, असेसमेंट सेंटर बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पर ये जो पर्सन है वो काम करते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट आते हैं आपके बाहर से, और वो आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो करते हैं। कई बार लोगों का ये मानना होता है कि भाई ये तो सब हम लोग को जानते हैं, सब चिढ़ते हैं, बायसनेस होती है, तो कई बार ना मतलब ये जो काम होता है ये बाहर की थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है। ठीक है, वो आपको भी नहीं जानते, वो हमें भी नहीं जानते, वो उनको डेटा दिया जाएगा, और उस डेटा के हिसाब से आपसे पूछताछ करेंगे, या आपसे पूछताछ नहीं भी करेंगे तो उस डेटा के हिसाब से ही आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल को कर देंगे। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन पे बायसनेस का कोई भी मतलब जो है इस तरीके से पार्शियलिटी ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट सेंटर बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके असेसमेंट के लिए किसी थर्ड पार्टी को बोल दिया जाता है। जैसे हमारा यूजीसी नेट है, यूजीसी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यूजीसी की मतलब वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको क्या करे? कंडक्ट कराए। लेकिन ये क्या करते हैं? इस काम के लिए एनटीए को रख लिया। अब इन्होंने बोल दिया कि भैया एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक्रीडेट करेगी स्टूडेंट के बिहेवियर को और उसको कि भाई स्टूडेंट जो वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से सस्पेंड सेंटर हो गया। पहले एनटीए से पहले ये काम सीबीएसई करती थी, पहले ये काम जो था वो सीबीएसई करती थी, तो सीबीएसई से फिर ये एनटीए पे हो गया। तो एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनका काम ही होता है कि स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करना। जैसे नेक है, नेशनल एक्रीडेट असेसमेंट सेंटर। ठीक है, ये क्या करता है? ग्रेडिंग करता है आपके यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, कि मतलब ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका ही ये भी एक असेसमेंट सेंटर है। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस को उठाएगा और उनके यूनिवर्सिटीज को उठाएगा, उनको कंपेयर करेगा और उनको बताएगा, ग्रेडिंग कर देगा कि भाई ये हमारा जो काम है वो किसका है। ठीक है, ऐसे ही एनआईआरएफ है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये रैंकिंग इन यूनिवर्सिटीज को और उनको रैंकिंग देने का काम करता है कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ये कॉलेज कौन से नंबर पे आता है, वो कॉलेज कौन से नंबर पे आता है। तो वो सारा देने का जो काम होता है, ये भी एक असेसमेंट सेंटर है आपका। ठीक है, उनको असेस करता है, उनको रैंकिंग बताता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये असेसमेंट सेंटर जो होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली होकर आपका काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब होता है कि यहां पर खाली आप एक अकेले पर्सन नहीं रहोगे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, उसमें और भी कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी। क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो आप देख लेते हैं। देखो, इसमें कौन कौन आपका वो रहेगा। इसमें आपका सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट, पीयर ग्रुप और इवन कस्टमर और जो क्लाइंट हैं वो भी आपके आ जाते हैं। मतलब एक पर्सन आपको लेके गलत बोल सकता है, सारे पर्सन लेके आपको गलत थोड़ी बोल सकते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब है कि आपके जो ऊपर जो पर्सन बैठा है वो, आपका जो सबॉर्डिनेट है वो, आपको जो कोलीग्स है वो, और आपका जो कस्टमर और जो क्लाइंट है वो, चारों लोगों से आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कराया जाता है। सबके मतलब जो है सबके सबसे इंफॉर्मेशन आपके ली जाएगी और वो फिर आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। ठीक है, कैसा मतलब लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि मतलब जो है कि एम्प्लॉय एक मतलब आपका जो सुपीरियर है या आपका जो सबॉर्डिनेट है वो आपके बारे में नेगेटिव बोले, लेकिन सब लोग नेगेटिव बोले ये तो जरूरी नहीं है ना। ठीक है, कोई तो पर्सन ऐसा होगा जो आपसे खुश होगा, आपका बॉस या आपके सबॉर्डिनेट या आपके पीयर ग्रुप या आपके कस्टमर, जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं,
तो वो कोई ना कोई तो पर्सन आपके बारे में सही बोलेगा। तो इसमें सबके ओपिनियन को मैच किया जाता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करी जाती है। तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। 360 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 लेवल को कंसीडर किया जाता है। आपके ऊपर जो बॉस है वो, आपके जो नीचे जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं वो, और आपके जो पीयर ग्रुप आपका है, मतलब जिन टीम के साथ आप काम कर रहे हो, और जो आपका कस्टमर क्लाइंट वगैरह जो भी आपके साथ में डील कर रहा है वो, ठीक है, वो सब आपके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड ये आपका मॉडर्न मेथड में आता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक जैसे हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट, मतलब कितना खर्चा हुआ आपके ऊपर और कितना आपसे जो वो कमाई हुई, तो उसके हिसाब से एक अकाउंटिंग तैयार करती है आपकी, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि भाई थ्रू आउट द ईयर आपको क्या क्या जो वो दिया गया, उसमें सैलरी, बोनस, अटरम जो जो चीज़ें आपको फैसिलिटीज दी जाती है वो सारी आपकी इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही आपने जो उनके लिए काम किया, मतलब सरदर्द किया उनको, और जो जो मतलब आपने टारगेट अचीव किए, और जो जो आपने प्रॉफिटेबल आप जितना रहे, तो वो सारी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पर बता दी जाती है। फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि भैया आपका जो जो आपसे मिला वो ज़्यादा है या ऑर्गेनाइजेशन ने जो दिया वो ज़्यादा है। मतलब आपकी कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर किया जाएगा। कॉस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने आपके ऊपर खर्चा करा, और बेनिफिट का मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया, तो उनको कंपेयर करा जाएगा। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है आपके बेनिफिट से, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं रखेगी फिर। और अगर आपकी कॉस्ट कम आ रही है, आप जो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, आप ज़्यादा उसके लिए काम कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको रखेगी, ठीक है। तो अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने आपका 100 रुपये का खर्चा करा है और आपने उनको 30 रुपये का काम करके दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों रखेगी? फिर वो नहीं रखेगी, बोल देगी भैया हम आपको नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। ये आपकी मिनिमाइज नहीं होगी। देखिए, कई बार हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब हो सकता है कि हमारे कुछ एरर्स रेटिंग में, कई बार हमारे एरर आ जाते हैं, ठीक है। कैसे एरर? हेलो इफेक्ट आ जाता है। हेलो इफेक्ट मतलब हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं और उसी के बेसिस पे हम पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। और एक होता है इसमें हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है हेलो और हॉर्न। हेलो में हम पॉजिटिव इफेक्ट को देखते हैं और उसके बेसिस पे हम पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। हॉर्न इफेक्ट इसका उल्टा होता है। एक नेगेटिव इफेक्ट देखा हमने, एक नेगेटिव चीज हमने देख ली और उस पर पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी। कई बार ऐसी दिक्कत भी हमारे साथ हो जाती है, जैसे कोई पर्सन हमसे रोज सुबह नमस्ते करता है, सर जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, तो इसका मतलब हमने उसका एक चीज मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा कि ये मेरे से रोज नमस्ते करता है, हमने उस पर लिख दिया हाँ भाई इज ए वेरी सिंसियर, दिस दैट फलाना झगड़ा। उस दिन मेरे से नमस्ते नहीं करी तो मैंने वही देख लिया कि ये तो मेरे से नमस्ते नहीं करता, तो मैंने उस पर लिख दिया कि हाँ भाई ये मतलब जो है सिंसियर नहीं है, काम नहीं करता है, पंचुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, दिस और दैट, तो उस पर मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दी। एक होता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि दिमाग में एक ही चीज रहती है कि लड़कियां तो बेटर परफॉर्म कर ही नहीं सकती हैं, तो मतलब लड़कों को बेटर परफॉर्म कर दिया या लड़कियों को मतलब जो परफॉर्मेंस है वो डाउन कर दी। मतलब एक हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये चीज मतलब यहाँ पर नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे बाकी लोग मतलब जो है एक एवरेज एवरेज मतलब परफॉर्मेंस आपको दे दी, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार, बाकी लोगों ने जैसे दी वैसे ही आपने आपने उसको वो कर दिया, ठीक है। तो ये आपके इसमें आ जाते हैं। कांस्टेंट एरर मतलब कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, मतलब जो गलतियां काफी मतलब बाकी लोग जो करते आ रहे हैं वही चीज मतलब जो आप इसमें करते आ रहे हो, मतलब कई बार बहुत सारी चीजें मतलब कांस्टेंट एरर मतलब जो आप इसमें गलतियां कई बार आप कर देते हो, ठीक है। पर्सनल बायसनेस, ये पर्सन मेरे को अच्छा नहीं लगता तो इसलिए बायसनेस इसको मैं जो उसको वहां पर उसका इफेक्ट मेरे को वहां पे दिख जाएगा। स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब होता है मतलब अपनी भड़ास किसी और के ऊपर निकालना, ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि ठीक है भाई अच्छा इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा तो बेटा मेरे पास ही, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि हमारे किसी टीचर से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसमें मतलब जो है उस पर अब वो होता है कि हमारा पेपर उसी के पास जाता है, अब टीचर हमारा वही है तो चेक भी वही करेगा, तो उसमें कई बार जो वो फंस जाते हैं फिर हम, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब हमारी जो वो इसमें आ जाती है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा, और हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।